फर्स्ट अटैम्प्ट दी 2011 में, 2011 में, फिर 2013 में और फिर लास्ट 2017 में। ये बेसिकली इसकी वजह थी, और क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट में ये ग्रुप मिला तो इसलिए 3 दफ़ा करना पड़ा। ज़मीन के पीछे लोग कहाँ तक जाते हैं, तो उसमें हमें थ्रेट्स भी होते हैं, लेकिन अगर काम इलीगल है फिर जो मर्जी कह दे फिर नहीं होगा। अगर आप अपराइट है ना, तो बहुत मुश्किल है किसी के लिए कि वो आपके मुंह पे आके आपको कभी इस तरह की ऑफर कर दे। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। शाम को जब हम बेड पे जाके गिरते हैं तो होश आता है कि अब वो होश क्या आता है, फिर नींद आती है। होना चाहिए और होता भी है। We are not aligned towards any party, alhamdulillah, but we are servant of states. वो काउंट होती है, वो पे में शामिल होती है। तो इसलिए मैंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो मेरी सैलरी मतलब आम असिस्टेंट कमिश्नर से ज़्यादा हो। मुझे नहीं याद कि मैंने किसी संडे छुट्टी की हो, कभी नहीं। तो अगर इस तरह का लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनुश शेख खान। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार CSS का इम्तिहान पास करने वाले अनिल सईद साहब से। अनिल सईद साहब इस वक्त इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और बड़ी मसरूफियात से इन्होंने आज हमारे लिए वक्त निकाला है। और ख़बरों की जीनत तो ये बनते हुए हमें दिखाई देते ही हैं, साथ ही साथ फील्ड में भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। तो मज़ीद हम बात करते हैं अनिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। कैसे आप? थैंक यू वेरी मच, और आपके वक्त के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका नाम सुनते ही जो हमारे जहन में आता है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार, इसके पीछे क्या लॉजिक है? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपने 3 बार अटेम्प्ट किया टेस्ट? बेसिकली CSS के कुछ ग्रुप्स होते हैं, और उसमें जो समझा जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप है उसके लिए मैंने स्ट्रगल की, और उसके लिए फिर फर्स्ट अटैम्प्ट दी 2011 में, 2011 में, फिर 2013 में और फिर लास्ट 2017 में। तो ये बेसिकली इसकी वजह थी, और क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट में ये ग्रुप मिला तो इसलिए 3 दफ़ा करना पड़ा। तो इस पे आपको प्राउड होता है या थोड़ा सा अफसोस होता है कि मैं इसकी जगह कुछ और भी कर सकता था, या प्राउडली बताते हैं सबको, थोड़ा सा होता है कि मैंने 3 दफ़ा किया, किसी को बताते हैं प्राउडली? लोगों को पता होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये डेफिनेटली इट्स काइंड ऑफ ऑनर फॉर मी कि आप CSS जैसा एग्ज़ाम जो कि आप समझते हैं कि वेरी हार्ड नेट टू क्रैक, और समझा जाता है कि बहुत मुश्किल, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम वी हैव इन पाकिस्तान, उसको अगर 3 दफ़ा में आपने किया हो और तीनों दफ़ा आपने उसको क्वालिफाई किया हो और बड़े अच्छे मार्क्स से किया हो, तो ये एक फ़ख्र की बात तो है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियसली। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप जब बल्कि पहले व्यूअर्स को हम ये बता देते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर के क्या क्या फ़राइज़ होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ आप डेली बेसिस पे अंजाम दे रहे होते हैं? असिस्टेंट कमिश्नर के फ़राइज़ जो है ना, बेसिकली ये मैं बार बताता हूँ व्यूअर्स को, वो ये होते हैं कि वो एक फेस ऑफ द गवर्नमेंट होता है लोएस्ट लेवल पे। जैसा कि आप समझते हैं कि एक हाईएस्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद फिर उनकी कैबिनेट होती है, फिर उसके बाद उनके नीचे ज़िले सतह पे बल्कि प्रोविंशियल लेवल पे आते हैं, फिर ज़िले सतह पे आ जाते हैं डिवीज़न और ज़िले की। उसमें जो फिर सब डिवीज़न लेवल होता है, सब डिवीज़न होता है कि एक डिवीज़न को डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को फिर आगे उसके फर्दर कैटेगराइजेशन की जाती है। उसमें जो उसका हेड होता है वो असिस्टेंट कमिश्नर होता है सब डिवीज़न लेवल पे। जैसे इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 सब डिवीज़न्स हैं, तो मैं जो सब डिवीज़न देख रहा हूँ वो है सेक्रेटेरिएट सब डिवीज़न, तो ये मेरे पास है। और उधर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो टॉप लेवल पे डिसाइड हुई होती हैं, उसको जो ग्रॉस रूट लेवल पे जहाँ पे आप कह लें कि एक लोएस्ट लेवल पे हमने इम्प्लीमेंट करना होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, वो एक काम असिस्टेंट कमिश्नर का होता है, और प्लस कोऑर्डिनेशन का काम होता है तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जब आप फील्ड में होते हैं ड्यूरिंग वर्क, बहुत सेंसिटिव काम है कि आप शॉप सील कर देते हैं या कोई जगह जब सील कर देते हैं, तो इस तरह से कुछ होता है कि आपको थ्रेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएं कभी, या इस तरह आपने कोई सील की हो जगह और आपको फ़ौरन से लगा हो कि यार ये थोड़ा सा ज़रा डेंजरस है? इस तरह की बिल्कुल होती हैं, सिचुएशंस आती रहती हैं, हर दिन एक नई सिचुएशन होती है। जैसा कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन, उसमें ये होता है कि एक बंदे ने जानबूझ के कब्ज़ा माफिया हो सकता है, या किसी को बेवकूफ़ बनाया गया हो और वो किसी के धोखे में आ गया हो और उसने वो कोई जमा पूंजी सारी उम्र की लगा दी हो। दोनों सिचुएशंस में वो गवर्नमेंट की जगह है अगर, और आपने उसको खाली कराना है तो रेजिस्टेंस तो आएगी, और वो इस लेवल की रेजिस्टेंस होगी कि वो आप बेहतर समझते हैं कि वो ज़मीन के पीछे लोग कहाँ तक जाते हैं। तो उसमें हमें थ्रेट्स भी होते हैं, सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, रेजिस्टेंस आती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े आर्मी भी हमारे साथ होती है, तो हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट करवाते हैं और अभी तक करवाते आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही।
अच्छा सर, बताइएगा, जब आप किसी बिल्डिंग को गिराने जा रहे होते हैं, उसको ख़त्म कर देने चाहते हैं, तो फिर आप कितने दिन पहले उनको नोटिफाई करते हैं, बताते हैं, और फिर क्या इन रिटर्न उनको कुछ मिलता है इसके बदले? देखिए, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसा कि जो मेरा एरिया है ना, वहाँ पे वो जैसा बरी इमाम की अगर हम बात करें या फिर कुछ और दूसरे एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पे एक्विजिशन हो चुकी है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसमें अवार्ड होता है सेक्शन 4 का, वो अवार्ड हो चुका है। उसके बाद उनको कंपनसेशन मिल चुकी है। अब वो क्या करते हैं, बाज़ लोग इस तरह से वो कंपनसेशन भी ले लेते हैं और जगह भी नहीं छोड़ते। तो उस वक्त जब हम गिराने जाते हैं तो उसका एक पूरी लीगल रिक्वायरमेंट है, उनको नोटिस किए जाते हैं, फिर एक फ़ाइनल नोटिस होता है। डिवेलिंग हाउस जिसमें लोग रह रहे होते हैं उसके लिए और रिक्वायरमेंट है, खाली जगह के लिए और रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट पूरी करता है मुतलका महकमा। जैसे कि हमारे केस में CDA का, ये यूजुअली CDN लैंड एक्वायर की होती है या NHA ने की है फॉर एग्जांपल, फॉर दैट मैटर। तो वो जिस भी महकमे ने की होती है वो अपनी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करता है, फिर वो हमें अप्लाई करता है। फिर बीइंग मैजिस्ट्रेट हम लोग वहाँ पे जाते हैं, बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड अदर एजेंसीज, फिर हम उसको खाली करवाते हैं। बाज़ दफ़ा कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, बाज़ दफ़ा हम खुद उसको देख रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा उस एजेंसी के ऑर्डर्स होते हैं, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स मौजूद हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन की जाती है। तो सर, आपको इस तरह से कभी कोई ऑफ़र हुई है और फिर आपका क्या रिएक्शन था? बेसिकली आपने कभी इस तरह का कुछ किया? मैं आपको बिल्कुल बता दूँ, पहले तो ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि नंबर 1 पे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमसे बहुत दूसरे कंट्रीज़ हैं जो कि हैं, और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, और इसके लिए चीज़ें चल रही हैं, एजेंसीज़ बनी हुई हैं, आपके सामने है, एंटी करप्शन है, FIA है, NAB है, तमाम इदारे इसीलिए है ना कि इस चीज़ को, इसकी कॉग्निजेंस ली जाए। जहाँ तक आपकी बात है, मेरे ख़्याल में अगर आप अपराइट है ना, तो बहुत मुश्किल है किसी के लिए कि वो आपके मुंह पे आके आपको कभी इस तरह की ऑफ़र कर दे। ऐसा अभी तक नहीं हुआ होगा तो उनको आइडिया भी होता है कि उनका क्या अंजाम होगा। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, इस तरह ज़रूर होता है कि किसी न किसी सोर्स के थ्रू वो आपके किसी कॉमन फ्रेंड को ढूंढा जाता है, आपके किसी रिलेटिव को ढूंढा जाता है, और उसके थ्रू कहा जाता है कि प्लीज़ हमारा ये काम कर दें, ये है वो। उसमें ना थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, हमें ये देखना होता है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रेड टेपिज्म है। लीगल काम भी जल्दी नहीं होता। रेड टेपिज्म का मतलब है कि इतने प्रोसीजरल फ्लॉज हैं कि लीगल काम कराते कराते भी बहुत देर होती है। तो अगर तो कोई ऐसी अप्रोच है कि जिसमें बिल्कुल काम लीगल है लेकिन उसको एक्सपेडाइट करना है, तो वाई नॉट, करना चाहिए हमें, और लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन अगर काम ही लीगल है, फिर जो मर्जी कह दे, फिर नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, और आजकल जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को अरेस्ट भी किया जा रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, हमारा ना बीइंग सिविल सर्वेंट हम पे, और पब्लिक सर्वेंट भी हम होते हैं, तो हम पे ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमारा काम होता है पॉलिसी या जो स्टेट की जो डायरेक्शंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना। हमारे ऊपर कुछ कंडक्ट रूल्स होते हैं, उन रूल्स में ये बहुत क्लियर बताया गया इवन, और ये रूल्स जहाँ से ड्राइव हुए हैं वो बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनकी तरफ से हैं। और उन्होंने एक खिताब किया था जब पाकिस्तान बना था ना सिविल सर्वेंट से 1 साल बाद, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप जो है वो आप सर्वेंट ऑफ स्टेट तो हैं, लेकिन सर्वेंट ऑफ किसी पार्टी के नहीं हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के। तो हमारी जो होना चाहिए और होता भी है, वी आर नॉट अलाइंड टूवर्ड्स एनी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह, बट वी आर सर्वेंट ऑफ स्टेट्स। हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, और हमने उसको पूरी तरह से लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है, जैसा भी हो। और मेरा जो लेवल है वो अभी बहुत छोटा है। एक असिस्टेंट कमिश्नर क्या ही करेगा इस तरह का कोई काम, पॉलिटिकल एलिनेशन या इस तरह का हमारा वो सोच भी नहीं होती। हमारे पास इतना काम होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो पूरी पब्लिक है, लाखों लोग हैं ना एक सब डिवीज़न के, और मेरा ये है कि मेरी एक पॉलिसी है कि ओपन डोर पॉलिसी है। फ़ोन नंबर मेरा सबके पास होता है, तो मुझे कॉल्स मैसेजेस और उन्हीं में सारा दिन गुजर जाता है। शाम को जब हम बेड पे जाके गिरते हैं तो होश आता है कि अब वो होश क्या आता है, फिर नींद आती है उसके बाद। फैमिली को टाइम दे पाते हैं फिर, या फैमिली फिर शिकवा करती है कि टाइम नहीं देते हो? हाँ, बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते उस तरह से जिस तरह से देना चाहिए। और शिकवा, शुरू में शिकवा होता है, फिर उसका जवाब में शिकवा आ जाता है, फिर उसके बाद फिर शिकवा होता है, फिर शिकवे ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं बस आप बिजी रहें और हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि मतलब ये कैसा है, वो मतलब एक जिसके कोई क्योर नहीं है, तो इसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज किस्म का शख्स है, तो इस तरह का सिचुएशन है इससे। अच्छा सर, लास्ट डेज में दहशतगर्दों की जानिब से कुछ थ्रेट्स सामने आए थे, तो हमारी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अब कोई ब्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा हमें इस्लामाबाद में, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए,
अल्लाह ताला की मदद से होता है सब, और हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और बिलीव यू मी कि हमारे ऊपर, मेरे एरिया के लिए इसलिए भी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि उसमें फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हैं, एम्बेसीज़ हैं सारी मेरे पास। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन है, तमाम बिल्डिंग्स हैं। तो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स तो उस हिसाब से पूरी कर रहे हैं। आप अगर देखें कि रेड जोन की एंट्री एग्ज़िट पे अब गेट्स लगे हुए हैं जो पहले नहीं थे, उनको बंद किया जाता है। चेकिंग मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा है। आई नो कि पब्लिक तंग भी होती है नाका जहाज से, लेकिन वो ज़रूरी भी है। अच्छा, फिर इसमें ना एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेन रोल होता है ना काउंटर टेररिज्म में, वो एजेंसीज़ का होता है। वो उनके थ्रेट अलर्ट्स होते हैं। वो अलर्ट्स कैसे आते हैं, उसका एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है जो कि एजेंसीज ही बेहतर बता सकती हैं, बट हमें बता दिया जाता है कि यहाँ पे थ्रेट्स हैं। उस चीज़ को हम ज़्यादा इंश्योर करते हैं। इसमें मेन रोल हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का है, पुलिस का है, बाकी इदारों का है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड शेयरिंग होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसमें। उसके बाद फिर हमारी पुलिस आती है जो कि उन नाकों पे खड़ी है, जो अपनी जान को ख़तरे में डालती है और वहाँ पे चेकिंग करती है। हमारा काम फ्रैंकली स्पीकिंग ये होता है कि उसको ओवरऑल सिचुएशन को मॉनिटर करना है। हमने ये ज़रूर करना है कि हम तमाम नाकों को अलर्ट करा दें। हमने ये ज़रूर करना है कि एंट्री एग्ज़िट को रिस्ट्रिक्ट कर दें। लेकिन जो एक्चुअल में फील्ड फोर्सेस है ना, उनका काम हमसे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, टफ़ भी है, और उसको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा, मुबैना तौर पर ये सुनने में आया कि आप इस टाइम सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो ये दुरुस्त है या फिर रूमर्स हैं? नहीं, ये रूमर्स भी नहीं है, मतलब वन ऑफ द कह सकते हैं। उसकी रीज़न मैं बड़ा क्लियर कर दूं, मेरी सर्विस बहुत ज़्यादा है। जब आप गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं ना, तो आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में दो तरीक़ों से जा सकते हैं। एक तो है कि आप रिज़ाइन करके जाते हैं, एक है आप रिलीव होके जाते हैं। जब आप रिलीव होके जाते हैं तो उसका मतलब है आपने NOC ली होती है। मैं टीचिंग में था, यूनिवर्सिटी में ग्रेड 18 में था, और 7 साल ऑलमोस्ट सर्विस की वहाँ पर। फिर उसके बाद मैं MLC मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट ग्रुप में चला गया, वहाँ भी ग्रेड 18 तक गया। वहाँ भी अच्छी खासी सर्विस, कुछ 4 साढ़े 4 साल सर्विस की मैंने। तो वो जो, क्योंकि मैं हर जगह प्रॉपर चैनल गया हूँ, मैंने NOC लिया है, तो मैं रिलीव हुआ। जब आप रिलीव होते हैं ना, तो पे एंड पेंशन बेनिफिट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी महकमे में, जैसे हमारे आर्मी के ऑफिसर्स जो आपने सुना है, जैसे कैप्टन रिटायर्ड, अभी DC जो है हमारे, जो कमिश्नर सॉरी हमारे करंट हैं, और इससे पहले भी, तो वो दोनों कैप्टन रिटायर्ड थे। तो वो जो आर्मी से सर्विस करके आए होंगे, तो जब वो ACs लगे होंगे, तो उनकी सारी सर्विस जो एज सेकंड लेफ्टिनेंट, एज लेफ्टिनेंट, एज कैप्टन, वो काउंट होती है, वो पे में शामिल होती है। तो इसलिए मैंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो मेरी सैलरी मतलब आम असिस्टेंट कमिश्नर से ज़्यादा होगी जो रेगुलर फर्स्ट टाइम सर्विस में ज्वाइन करते हैं। बट अगर मैं कंपैरिजन करूं उन लोगों से, जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, आई नो मेजर कबीर हैं, तो वो मेजर बन के आए एज AC, तो वो डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा सैलरी ले रहे होंगे। अच्छा सर, लास्टली ये बता दीजिएगा, जो बच्चे CSS की तैयारी कर रहे हैं या जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको कोई मैसेज दे दें, या उनकी स्ट्रगल किस तरह होगी, या कोई अपनी जर्नी में से कोई एक जो अहम पॉइंट है वो शेयर कर दें। बहुत एक अच्छा ये सर्विस स्ट्रक्चर है, और मैं बिल्कुल वेलकम करूँगा उन तमाम एस्पायरेंट्स को जो कि CSS का एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वो आपको एक थोड़ा सा एक लिटमस टेस्ट होता है आपका कि ये इस लेवल पे आप मिनिमम स्टैंड करते हैं। उसके बाद ये है कि जो मेरी उनके लिए एडवाइस है वो ये है कि अगर ये सोच के आ रहे हैं ना कि बहुत मज़े हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं है। बहुत टफ़ जॉब है, अब तो करंट सिनेरियो में बहुत टफ़ जॉब है, और इसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आपको ये तो नज़र आ रहा होता है कि इसके पास गाड़ी होगी, घर होगा, आ रहा है, जा रहा है, होटल लगा हुआ है, कार्स हैं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप उसको फुलफ़िल नहीं करते तो मत आइए। अच्छा, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, कोई बात है कि घर में टाइम नहीं दे सकते आप, सारा दिन 24/7 आपका ड्यूटी है, मुझे नहीं याद कि मैंने किसी संडे छुट्टी की हो, कभी नहीं। तो अगर इस तरह का लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए। फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आप डे 1 से कंट्रीब्यूट करते हैं लोगों के वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए, पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए। उसके लिए ये कि आप जैसे अब यहाँ बैठे होंगे ना, तो जो लोग आ रहे होंगे उनकी ज़िंदगियों के सवाल आते हैं एक सिग्नेचर्स पे,
अगर ये सोच है कि उनके लिए भला करना है तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर आना चाहिए। और ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की, ऐसी यूथ की ज़रूरत है जो कि इसको ज्वाइन करे। अगर आप ये सोच के आते हैं कि नहीं हम जो है बस मौज मस्ती करेंगे, तो मौज मस्ती बिल्कुल नहीं है, आपको बता रहा हूँ, नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं है, नो मोर, इट्स नॉट अ ब्रिटिश एरिया एनी मोर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम हमें दिया। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे अनिल सईद साहब, और इन्होंने काफ़ी अपना कीमती वक्त निकाल के हमें टाइम दिया, बिकॉज़ जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड था इनके ऑफिस में और काफ़ी ये अहम ड्यूटी अपनी सरअंजाम देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिएगा डेली मुमताज़ डिजिटल। अपनी होस्ट अनुशे खान को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।